नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ, ये ऐसे संगठन हैं जो किसानों की आमदनी बढ़ाने और देश को कृषि क्षेत्र में एक नई ताकत बनाने की दिशा में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। इन एफपीओ के सामने अपने किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के कई तरीके हैं, जिनमें से सबसे प्रभावी तरीका उपज का मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन है। आज के शो में हम एफपीसी के कारोबार में इसी पहलू के महत्व, उसके बाजार और उसकी चुनौतियों की चर्चा करेंगे। इस पर आपको एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिल सके, इसके लिए हमने दो ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ कार्यक्रम में जोड़ा है जो वर्षों से एफपीओ के साथ काम कर रहे हैं और मूल्यवर्धन पर जिनका खास तौर से काम है। मूल्यवर्धन के शुरुआती चरण से लेकर उन्हें बाजार दिलाने तक के हर मोर्चे पर इन्होंने उनकी मदद की है। स्वागत करता हूं मैं अपने इस कार्यक्रम में सुरेंद्र गुप्ता और जितेंद्र चतुर्वेदी का। सुरेंद्र गुप्ता हमारे साथ मध्य प्रदेश के मंडला जिले से जुड़ रहे हैं, जो माहिष्मती एफपीओ को मार्गदर्शन देते रहे हैं, और जितेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ राजस्थान के अजमेर से जुड़े हैं। जितेंद्र चतुर्वेदी हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट हैं और फिलहाल गुलाब की खेती करने वाले किसानों के साथ काम कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, बातचीत की शुरुआत में आप ही के साथ करता हूं, और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप, क्योंकि कार्यक्रम में हम और ज्यादा विस्तार से इस विषय पर चर्चा करें, तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों पहले बहुत संक्षेप में अपना अनुभव बताएं कि जो आप लोगों ने काम किया है, खास तौर से मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन के लिहाज से, वो क्या है और उसे आपने किस तरह से आगे बढ़ाया है, उसमें किस तरह की उपलब्धियां आपके एफपीसी को हासिल हुई। नमस्ते, मैं सुरेंद्र गुप्ता एक गांव टेक्नोलॉजी मंडला से हूँ। मध्य प्रदेश में मंडला, जैसे कि पता होगा कि आदिवासी जिला है। इस पर हमने मंडला में ही 3 प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें एक माहिष्मती फार्म प्रोड्यूसर कंपनी है, उसको हमने रजिस्ट्रेशन कराया 2015 में। और एक गांव बेसिकली किसानों के साथ एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज हो, वो उस पर कोर फोकस रहता है काम करने का। हमने किसानों को पहला काम तो एग्रीकल्चर में कैसे टेक्नोलॉजी का इंक्लूड करें और उससे इनपुट कॉस्ट कैसे करें और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, ये पहला फोकस था। वो हमारा लगभग, हमारे अलावा डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग इस चीज में काम करते हैं, एग्रीकल्चर और बाकी सब चीजें। तो ये तो किसानों ने अचीव कर लिया है कि इनपुट कॉस्ट कैसे कम करें और आपका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, इनपुट कॉस्ट कम हो गई, लेकिन अब उसको वैल्यू एडिट करके मार्केट में कैसे लेके जाए। यदि एज इट इज लेके जाते हैं तो हमारा जितना भी काम किया वो उतना रिजल्ट बहुत अच्छे से नहीं आ पाता। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि ये मेरा जो ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत सारी कमोडिटी होती है, पल्सेस होती है, जगरी होती है, आपका व्हीट होता है, राइस होता है, तो क्रॉप वाइज अलग अलग सीजन होते हैं। इससे हमने अपने फार्मरों से प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू वैल्यू एडिट करके जो नॉर्मली प्राइजेस मिलते थे उसमें से 40-50% से एक्स्ट्रा अमाउंट एफपीसी प्लस प्रोड्यूसर कंपनी ने तो जो प्रॉफिट कमाया वो है ही, साथ में किसानों को मार्केट का 20-30% डायरेक्टली हमने प्रॉफिट कराया सिर्फ वैल्यू एडिशन के दम पे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, कि हमने लास्ट टाइम पे 2-3 क्रॉप पे काम किया था, जिससे कि एक था हमारा चने का कलेक्शन किया था हमने, जिससे एनसीडीएक्स पे हमने सबसे पहले सेफ्टी के अकॉर्डिंग एनसीडीएक्स में हमने जितना प्रोक्योरमेंट किया उतना हमने एनसीडीएक्स में वेट कर ली कि इतना हम आपको बेच रहे हैं। अब उससे क्या हुआ कि हमने 40 रुपए में खरीदा किसानों से और क्लीन मटेरियल खरीदा। थोड़ा सा हमने किसानों के साथ इस तरीके से काम किया, जनरली जो किसान नहीं करते, हमने अपनी प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू ये चीज उनके साथ वो करवाई कि जो सॉर्टिंग ग्रेडिंग का काम है, यदि फार्म लेवल एग्रीगेटर या क्लस्टर लेवल एग्रीगेटर करेगा तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ेगी। तो यदि फार्म पे ही, किसान लेवल पे ही वो चीजें, छोटी सी चीजें यदि कर लेते हैं, ग्रेडिंग सॉर्टिंग का काम, ए ग्रेड और बी ग्रेड मटेरियल अलग अलग कर लेते हैं, तो उसकी प्राइसेस अच्छी हो जाती है। और फिर उसके बाद उसको वो मार्केट में ले जाके देते हैं, तो डेफिनेटली जो नॉर्मल रेट रहते हैं उसमें से 200-300 रुपए क्विंटल का डायरेक्टली प्रॉफिट होता है। ये हमने पहले समझाइश तौर पे किसानों को समझाया और इसी फॉर्मेट पे लोगों से काम करना चालू। सुरेंद्र जी, हम और भी विस्तार से, निश्चित तौर पे आपके एफपीसी ने बहुत सारा काम किया है, खासतौर से
गुड़ पर आपके एफपीसी की महिलाओं ने बहुत बढ़िया काम किया, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार भी राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। हम उनके बारे में भी जानेंगे और थोड़ा और विस्तार से आपसे पूछेंगे। लेकिन अब चलते हैं हम जितेंद्र चतुर्वेदी जी के पास। जितेंद्र जी, जो सवाल मैंने अभी सुरेंद्र गुप्ता से पूछा था, वही सवाल अब आपसे पूछता हूं। आप अपना संक्षेप में थोड़ा अनुभव बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, और जैसा कि सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि इसकी शुरुआत, जो मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन की शुरुआत, तो फार्म गेट से ही हो जाती है और वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट से ही हो जाती है। ये तो सबसे बेसिक चीज है। लेकिन इसके आगे बढ़ के जब हम उपज को और किसी दूसरे फॉर्म में बदलने की बात भी हम सोचते हैं, उसको ज्यादा एक तरह से प्रोसेसिंग, जिसको हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, वहां जाना और फिर उसके लिए बाजार पकड़ना, इस पर क्योंकि आपने काफी काम किया है, तो आपसे ये वाला जो एक हिस्सा है मूल्यवर्धन का, उस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा फोकस करते हुए आप बताएं आपका अनुभव क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र चतुर्वेदी अजमेर राजस्थान से हैं। और हम लोगों ने भी सुरेंद्र जी की तरह ही 2015 में अपनी कंपनी पुष्कर रूरल एग्रीकल्चर यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसर कंपनी पुष्कर के पास देवनगर गांव में शुरू करी। जब हमने शुरुआत किया था तो हमारे पास 50 किसान थे। आज इस कंपनी में 510 किसान हैं जो कि आंवला और गुलाब का जो है अपना कारोबार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। पहले ये लोग सिंपल आंवले का ट्रेडिंग कर देते थे, किसी प्रकार का कोई वैल्यू एडिशन नहीं था। सिमिलरली गुलाब के अंदर भी बस फूल लेके आ गए और मंडी में डायरेक्ट बेच दिया। कंपनी बनने के बाद जब हमने अपने फार्मर्स के साथ बातचीत करी, तो फार्मर्स का कहना यह था कि साहब किस तरह से हम लोग इसमें आपके अनुभव का, आपकी एक्सपर्टी का, आपकी विशेषज्ञता का लाभ लेते हुए गुलाब के अंदर वैल्यू एडिशन करें या मूल्य संवर्धन करें, जिससे कि हमें आमदनी ज्यादा मिले। मैंने अपने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बात करी। मैंने अपना जो भी सीखा था पिछले दिनों अलग अलग किसी लेवल के ऊपर ट्रेनिंग्स के अंदर, वो अपने फार्मर्स के साथ शेयर किया, जिसमें हमने जो साधारण एक गुलकंद बनता था या गुलाब जल बनता था, पहले यही दो उत्पाद जो है नॉर्मल क्षेत्र में आया करते थे। मेरे आने के बाद मैंने गुलकंद के अंदर शहद वाला गुलकंद इंट्रोड्यूस किया। फिर हनी के बाद हम लोगों ने उसके अंदर पान वाला गुलकंद, फिर प्रवाल इलायची, केसर इलायची, इस तरह की गुलकंद की करीब 20 रेंज मैंने अपने किसानों के साथ मिलके तैयार करी, जिससे आज बहुत अच्छा मार्केट रिस्पांस मिल रहा है। सिमिलरली हमने गुलाब का शरबत, जो बाजार में जितना भी सिंथेटिक मिलता है, वो हमने नेचुरल गुलाब का शरबत लिया। गुलाब के साथ हमने आंवले को मिक्स किया, तो आंवला के अंदर पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है उसमें रोज का फ्लेवर आ रहा है, तो आंवले का न्यूट्रिशन वैल्यू भी हमारे कंज्यूमर्स को मिल रहा है, प्लस रोज का एक नेचुरल फ्लेवर वो भी उसके साथ ऐड हो रहा है, तो मीन्स डुअल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा भी जो आंवले के साथ कैंडी है, मसाला कैंडी है, इस तरह की चीजें हमने अपने फार्मर्स के साथ मिलकर मार्केट में इंट्रोड्यूस करी है, और ये काम अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, और अब इसको हम फुली ऑटोमाइज करने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत बढ़िया, काफी अच्छी जानकारी आपने दी, जो जिस तरह का काम आपकी एफपीसी ने किया है। इन्हीं बातों को अब थोड़ा और आगे हम विस्तार से समझेंगे, बाजार के लिहाज से भी समझेंगे और दूसरी क्या चुनौतियां हैं इसको समझेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और ये चर्चा हमारी जारी है। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एफपीसीज के सामने, यानी किसान उत्पादक संगठनों के सामने मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने का क्या विकल्प है और इसकी क्या चुनौतियां और इसके अवसर हैं, इसके बारे में हमारे साथ दो मेहमान हमारे जो जुड़े हुए हैं। एक सुरेंद्र गुप्ता मध्य प्रदेश के मांडला जिले से, और दूसरे जितेंद्र चतुर्वेदी जो राजस्थान के अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, वापस हम आते हैं आपके पास। पिछले जो ब्रेक पर हम गए उससे पहले आपने कई सारी ऐसी वैल्यू एडिशन गतिविधियों, एक्टिविटीज के बारे में बताया जो आपके साथ कर रहे हैं, गुलाब का गुलकंद बनाने से लेके और उसका शरबत बनाने और आंवला को उसमें मिक्स करने। लेकिन जब हम मूल्यवर्धन की बात करते हैं तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो आता है पैसा, निवेश और टेक्नोलॉजी। नेचुरली टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो फिर वहां पर निवेश की जरूरत होती है, और कई बार किसानों को लगता है कि ये वो कर नहीं सकते जब तक उनके पास बहुत सारा फंड ना हो। इसके बारे में आपका क्या अनुभव है और इसको चुनौती के तौर पे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, क्योंकि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्ट्रेंथ है वो उसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के पास थे। अब जैसे हम लोगों ने शुरू में काम किया, 50 मेंबर्स हमारे पास थे, फंड्स की
हमारे पर प्रोड्यूस की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ फंड्स हमें वैल्यूडेशन में, पैकिंग में, लाइसेंसेस के अंदर, क्योंकि कंप्लायंसेस काफी सारे हैं, फूड लाइसेंस भी इसमें जरूरी है, जीएसटी भी है, इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए। तो जो हमारे पास फार्मर्स का पैसा जो 1,000 रुपए प्रति शेयर होल्डर के रूप में प्राप्त हुआ, उससे हमारे पास 5,10,000 रुपए की शेयर कैपिटल मिली। उस शेयर कैपिटल के ऊपर हमें कुछ नाबार्ड ने भी सपोर्ट किया, ट्रेनिंग पार्ट जो था वो नाबार्ड द्वारा कंप्लीट किया गया। इसके अलावा जो भी एक्सपोजर विजिट्स हुई अलग अलग वेरियस आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स की, वो हमें यहाँ की जो लोकल साइंटिस्ट थे, प्लस जयपुर में भी इस तरह की ट्रेनिंग्स दी गई। तो उससे मिला के जो है ये फंड्स कलेक्ट हुए और 5,10,000 का जो फार्मर्स का कैपिटल था उसके साथ को क्लब करते हुए हम लोगों ने एक छोटे लेवल की शुरुआत करी, छोटी बेसिक पैकिंग मशीन ली, स्टिकर छपवाए। उसके साथ फिर हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए आज मोस्ट ऑफ द काम जो है वो हमने मैकेनाइज किया हुआ है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आई हुई हैं जिसका हम अपने फार्मर्स के साथ प्रयास कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली फार्मर्स तक बेनिफिट उस पॉलिसी का जो है वो पहुंचाया जाए। जी सुरेंद्र जी, इसी सवाल को मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगा। उसका एक अलग संदर्भ और परिप्रेक्ष्य ये होगा कि आप, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि मांडला में आप जिस एफपीसी के साथ काम कर रहे हैं वो दरअसल कुल मिला के वनवासियों का, आदिवासियों का एक एफपीसी है, और वहां पे जब हम निवेश की बात करते हैं, जब चाहे वो सीड मनी की बात हो या फिर सरकारी स्कीम से मदद लेने की बात हो, दोनों में शायद आपका जो आपके सामने कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। उनको देखते हुए आपका क्या अनुभव है और इसको आप कितनी बड़ी चुनौती के तौर पे देखते हैं कि मूल्यवर्धन में या वैल्यू एडिशन में जो आपका एफपीसी है वहां क्या आपने नया इनोवेशन क्या किया है जिसके कारण कि ये लगे कि हाँ ठीक है, जिसमें कम से कम कॉस्ट रखते हुए, कम से कम तकनीक का प्रयोग करते हुए भी कुछ नई चीजें आप बाजार के लिए तैयार कर पा रहे हैं? हाँ सर, हमने जैसा सर ने बताया कि रियली मतलब वैल्यू एडिशन के लिए जब इक्विपमेंट की बात आती है तो वो उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन हमने प्राइमरी लेवल पे पहले उसी एक्टिविटी को फोकस किया जो हमारा बेसिक एरिया जैगरी वाला है। तो जैगरी में जो ट्रेडिशनल जैगरी बनती थी उस पर हमने इनिशियल लेवल पे वैल्यू एडिट ये किया कि उनको जो हमारे यहाँ 25 किलो 30 किलो के पारे बनते थे उसको हमने छोटे छोटे क्यूब के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया। पहला प्रोसेस ये था, उसमें ज्यादा मशीनरी और उसकी जरूरत नहीं पड़ी, और फिर उसको हमने फ्लेवर कन्वर्ट किया। लगभग 10 तरह के फ्लेवर हमने उस पर रेडी किए, जिसमें जिंजर है, फीनल है, आपका कर्डमिन है, आंवला है, मुलेठी है। इस तरीके के सीजन वाइज हमने फ्लेवर कन्वर्ट किए। और स्टार्टिंग लेवल पे पहले हमने एक गांव की मदद से मेट्रो सिटी पे उसको भेजने का काम किया। जब रिस्पॉन्स हमारा अच्छा रहा तो हमारे जो जैसा कि सर ने बताया शेयर इक्विटी का जो अमाउंट था, हमारे पास शेयर इक्विटी ज्यादा नहीं, हमने 200 रुपए पर शेयर इक्विटी कलेक्ट की थी फार्मर से, तो उसके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए ही था हमारे पास। और वहां पे फिर हमने जो प्रोड्यूसर है उनको अपने साथ लिया और ये बोला कि हम आपको जो पेमेंट मोड है वो 15 दिन में रीपेमेंट करेंगे आफ्टर सेलिंग। तो लोगों ने वहां पे सपोर्ट किया और ये देखा जा रहा है कि जो हमारा गुड़ जनरली किसानों का गुड़ 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए किलो मैक्सिमम बिकता था, आज वो 80 रुपए, 100 रुपए किलो बिकता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा इन्वेंट है कि ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, और जो रॉ मटेरियल लोग ट्रेडर यूज करते थे वहां पर प्रोड्यूसर कंपनी उतनी ही साइड लेके और आगे कन्वर्ट कर रही हो। जी, आगे हमारा प्लान है नाबार्ड के साथ काम करने का, जो कुछ मशीनरी और उस पर काम कर। जी सुरेंद्र जी, ये जो आपने अभी नाबार्ड की बात कही है कि नाबार्ड के साथ आपकी कुछ योजना है, इसको थोड़ा और विस्तार से बताइए। जो हमारे किसान या जो एफपीसी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको इससे क्यों एक मैं चाहता हूं कि मिले, कि जब आप संसाधनों की बात करते हैं तो क्या विकल्प आपके पास हैं संसाधन जुटाने के लिए? कौन सी संस्थाएं हैं या कौन सी सरकारी स्कीम्स हैं यहाँ की उनको इस तरह के निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वो जा सकते हैं? नाबार्ड के डीडीएम और स्टेट लेवल तक ये चीजें हम मतलब पिछले साल से पहुंचा रहे हैं। उसके बाद आज अभी जब नाबार्ड का स्थापना दिवस था उस पर वो हमारे प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक पॉलिसी में ही कन्वर्ट कराया कि हम लगभग एफपीसी या जेएलजी एफएसजी को जो छोटे इक्विपमेंट है वैल्यू एडिशन के लिए उस पर लगभग 8 लाख रुपए का जो प्रपोजल है वो उन्होंने अप्रूव किया है, जो बैंक
बैंक के थ्रू वो लोन अप्रूव होगा, हम उसको रीपेमेंट का मॉडल भी उनको सजेस्ट किया कि इस तरीके से हम उनको रीपे करेंगे। तो उनने प्रोड्यूसर कंपनी नहीं, जितने भी लोग प्रोड्यूसर हैं जो गुड़ बनाने पे काम करते हैं, वो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग बैंक उसको सपोर्ट करेगा इस काम। उसके अलावा हमने बाकी बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है जिससे मदद लेके आगे भी काम किया है, जिसमें एक अवंती फाइनेंस है, हमने उससे इस बार एक अच्छा सा काम किया है, जो जनरली किसान क्रेडिट कार्ड की ही तरह एक पहली प्राइवेट कंपनी है जो इनपुट लोन प्रोवाइड कराती है हमारे प्रोड्यूसर कंपनी। उन जानकारियां आपने दी हैं सुरेंद्र जी, और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू जो अभी बचा हुआ है हमारी चर्चा में वो बाजार का है, और उस पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज किसान उत्पादक संगठनों के पास वैल्यू एडिशन के जरिए अपने सदस्यों की आमदनी बढ़ाने के क्या क्या विकल्प हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या बाजार उनका किस तरह से मिल सकता है या खड़ा किया जा सकता है। इस पर हमने चुनौतियों की बात अभी की अपने कार्यक्रम के पिछले दौर में, क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं ये आपको बताया, और अब कार्यक्रम के आखिर में हम बाजार पर थोड़ा बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी, क्योंकि आपने जो काम किया है और जो कर रहे हैं आप, जो गुलाब का पूरा एक इकोसिस्टम जो आपने डेवलप किया है प्रोसेसिंग का, ये बहुत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आमतौर पे बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं। ऐसे में आपने जो भी एक सब काम किया है, बाजार के लिए उसको आपने किस तरह से अप्रोच किया है, कैसे बाजार तैयार किया है, ब्रांडिंग किस तरह से की है, और क्या अनुभव आपका रहा है? मैं ब्रांडिंग के अंदर और मार्केट प्रमोशन के लिए नाबार्ड का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि नाबार्ड के माध्यम से हमें न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर के जो चुनिंदा स्थान है, बंगलौर है, हैदराबाद है, चंडीगढ़ है, इन जगहों के ऊपर नाबार्ड ने अपने रीजनल ऑफिस के थ्रू हमें जगह मुहैया कराई। वहां पे हमने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया और उन उत्पादों को उस मार्केट में सराहा गया। वहां के जो भी बायर्स थे या जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और उसका नतीजा है कि आज जो मेरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो अपना माल देश के विभिन्न भागों में बहुत तेजी से भेज रहा है। और अभी रिसेंटली हरियाणा से हम लोगों ने शुरू किया है। हरियाणा के अंदर भी रिसेंटली अभी 50 टन का गुलकंद का ऑर्डर है, जिसके अंदर हम केवल पान वाला गुलकंद हरियाणा में भेज रहे हैं। तो इस तरह से नाबार्ड के माध्यम से जो है हमें इसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग का प्रभाव में फायदा अपने किसानों को मिला है। जी सुरेंद्र जी, ये तो एक पहलू जितेंद्र जी ने जिसको कि छुआ है कि नाबार्ड है या इस तरह की और दूसरी जो बड़ी सरकारी एक कहा जाए कि एक सपोर्ट सिस्टम है, वहां से जो जानकारी मिल रही है, जो मदद मिल रही है किसानों को, एफपीसी को, उसका फायदा। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि क्या निजी क्षेत्र के साथ कोलैबोरेशन का भी कोई स्कोप बनता है इसमें? क्या एफपीसी खास तौर से जो हाल के कृषि सुधार अभी घोषित हुए हैं उसमें कई ऐसे पहलू हैं जिनमें कि निजी क्षेत्र के साथ और ज्यादा तालमेल बैठने और या बैठाने की सुविधा एफपीसी को मिलने जा रही है, तो इसका कितना फायदा उठा सकते हैं एफपीसी? खासतौर से जैसे आपने कहा कि 35-40 रुपए का जो गुड़ बिकता था, आपने वैल्यू एडिशन के बाद 80 रुपए तक का भाव अपने किसानों के लिए उसका लिया है, तो इसको किस तरह से बाजार में इसकी प्लेसिंग कैसे की जा सकती है, कैसे किया है आप लोगों ने? सर, हम लोगों ने तो मार्केटिंग का पूरा काम हमारे लिए एक गांव टेक्नोलॉजी करती है, जिसका खुद का ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में भी उन्होंने ऑनबोर्ड करा के रखा है। तो उनके थ्रू ही हमारा जितनी मेट्रो सिटी है वहां तक हमारा रेडी मटेरियल जाता है, और मार्केटिंग का पूरा काम वो देखते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमको ये आता है कि जब वो बड़े ब्रांडर यदि हमको मार्केट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बाकी लोकल के मार्केट, मतलब रियल टाइम ये कि जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ एक गांव ही मार्केट करता था हमारे पूरे काम को लेके, लेकिन अब उसी ब्रांड के अकॉर्डिंग लोग हमारे रिटेल काउंटर ही स्टार्ट हो गए हैं। मंडला के अलावा जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बाकी जगह में वो डायरेक्ट टच होने के बाद, क्योंकि उनने पूरा मार्केटिंग का काम किया और उसको प्रमोशन उनने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो मेरा व्यक्तिगत सजेशन ये है कि यदि हम गवर्नमेंट एजेंसी तो ठीक है, काम वो मतलब सपोर्ट कर ही रही है, उसके अलावा यदि हम जो बिजनेसमैन है, जो निजी कंपनी है, उनसे यदि हम अपने प्रोड्यूस की क्वालिटी दिखाते हुए लोगों तक आगे ले जाए तो रियली उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जी
सरकार का भी जी ये सुरेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो दरअसल सरकार का भी पूरा जोर इस बात पर है कि केवल सरकार पर किसानों की और जो एफपीसीज हैं उन पर उनकी निर्भरता न रहे और निजी क्षेत्र के साथ एक तालमेल किसानों का और किसान उत्पादक संगठनों का बने, तभी ज्यादा प्रभावी तरीके से उनको बाजार भी मिल सकेगा और साथ ही उनके जो उपज है, जो उत्पाद है, उसको बेहतर कीमत भी मिल सकेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम ये अनुभव और जानकारियां हमारे दर्शकों करने के लिए धन्यवाद। और ये था आज का मंडी.com, जिसमें हमने बात की किसान उत्पादक संगठनों के पास जो विकल्प हैं, जो चुनौतियां हैं, जो बाजार खड़ा करने की ताकत है, जो निवेश का अवसर है, उन सब के बारे में, जिससे कि वो मूल्य वर्धन यानी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपने उत्पादों की कीमत में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं और अपने सदस्यों की आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिलहाल अब मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।